यूनिट 1 है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की अवधारणा। सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं क्या है मीनिंग एंड मैनेजेरियल ऑफ प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का। पहले उससे पहले आप जान लीजिए क्या हुआ था और कैसे है। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर देयर वॉज एन कॉन्स्टेंट चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ business transaction economic activities. The business activities could not be related to the existing economic theories, hence new formula of economic had to be thought of, hence the resultant of managerial economics. द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात व्यावसायिक लेन देन और आर्थिक कार्यकल्पों के कारण व्यावसायिक वातावरण में निरंतर परिवर्तन हुए। व्यावसायिक कार्यकल्पों का विद्यमान आर्थिक विचारधाराओं से तदाम में स्थापित नहीं हो सका, इसलिए अर्थशास्त्र के नए सूत्रों पर विचार करने की आवश्यकता हुई। इस तरह परिणाम के तौर पर प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का अर्थशास्त्र सामने आया। क्या आया उस टाइम पर? प्रबंधकीय अर्थशास्त्र सामने आया। मीनिंग क्या है इसकी? टू डिफाइन द प्रिसाइज वे मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमिक्स अप्लाइड इन डिज़ाइन मेकिंग। सटीकता से परिभाषित करने पर प्रबंधकीय अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जिसकी प्रयुक्ति निर्णय प्रक्रिया में की जाती है। प्रोफेसर स्पिनर सिकलमैन Major economics deals with integration of economic history with business practice for the purpose of facilitating decision making, forward planning by management. प्रबंधकीय की विषय वस्तु आर्थिक विचारधारा का व्यावसायिक अभ्यास से तालमेल बिठाना है, जिसका प्रयोजन निर्णय प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना और प्रबंधन द्वारा अग्रिम आयोजन करना है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र एक सूक्ष्म अर्थशास्त्र है। इसके अंदर जो है सूक्ष्म अर्थशास्त्र देखा गया है और इसके संबंध है लघुत्तर इकाइयों से है। इसकी विशिष्ट व्यावसायिक फर्म होती है, विशिष्ट उद्योग की समस्याओं और सिद्धांतों का अध्ययन कराता है, ठीक है, और पूर्वानुमान लगाना है और बाजार के रुख का मूल्यांकन करने सहायता करने प्रदान करता है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र एक नियामक अर्थशास्त्र है। कौन सा नियामक अर्थशास्त्र है? ये क्या करता है आपका अर्थशास्त्र का संबंध कैसे नियामक अर्थशास्त्र से है। ये किन्हीं निर्दिष्ट प्रदेशों को प्रबंधन को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब बताता है। यह उद्यम लक्ष्यों को निर्धारण करता है, फिर इन लक्ष्यों के पूर्ति उपाय विकसित कराता है। इसका संबंध भविष्य आयोजन, नीति निर्धारण, निर्णय निर्धारण, उद्यम ये सब पूर्ण कराना उपयोग करने से होता है, ठीक है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में क्या है? प्रबंधकीय अर्थशास्त्र व्यवहारिक है। यह अर्थशास्त्र कठिन मुद्दों को टालता है। यह दिन प्रतिदिन कार्यकल्पों उत्पन्न होती की समस्याओं का समाधान प्रयास करना है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र द्वारा फर्म सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र द्वारा इन अर्थों, संकल्पनाओं और सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है जिसे फर्म सिद्धांत या फर्म अर्थशास्त्र के रूप से जाना जाता है। इस तरह प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का विस्तार तुलनात्मक रूप से शुद्ध अर्थशास्त्र सिद्धांत से भी संकीर्ण है। प्रबंधन अर्थशास्त्र द्वारा बृहत अर्थशास्त्र को भी सहायता ली जाती है। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र यद्यपि लक्षणगत रूप से सूक्ष्म अर्थशास्त्र ही है और किसी निर्दिष्ट फर्म या उद्योग की समस्याओं का अध्ययन किया करता है, फिर भी यह बृहत अर्थशास्त्र की सहायता लेता है क्योंकि इन परिस्थितियों में वातावरण को समझ बनाने आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट, मेथड ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र। इसके दो मेथड होते हैं, दो विधियाँ होती हैं। क्या होती हैं? दो विधियाँ होती हैं। एक होती है निगमन, एक होती है आपकी निगमन और एक होती है आपकी आगमन। एक होती है निगमन, एक होती है आगमन। डायरेक्टिव और इंडक्टिव। निगमन और आगमन अर्थशास्त्र इसमें दो किस्म स्थापित करने में सहायता करती है। अर्थशास्त्र के अतीत सर्वाधिक विवादास्पद विषय वस्तु यह रही है कि वरीयता क्रम में क्या आगमन की अपेक्षा निर्गमन का उपयोग किया जाए अथवा इसके विपरीत की स्थिति अनुकूल होगी। 19वीं सदी में उत्तराधार में ब्रिटेन में क्लासिक स्कूल और जर्मनी में हिस्टोरिकल स्कूल के बीच आगमन में सापेक्षिक गुण अवगुण पर कटु वाद विवाद की स्थिति बनी रही। क्लासिकल स्कूल मजबूती निर्गमन के पक्ष से खड़ा था, जबकि हिस्टोरिकल स्कूल उतनी ही मजबूती से आगमन पर टिका हुआ था। यह वाद विवाद तब तक जारी रहा जब तक 19वीं सदी के अंत की ओर प्रतिभा सम्मान महान समझौतावाद मार्शल ने इसे रोक नहीं लिया, ठीक है। उनका कथन था कि प्रतिस्पर्धी माना जाने के स्थान पर इन दोनों विधियों को परस्पर अनुपूरक समझा जाए। दोनों विधियों को मैंने आपको दो विधि बताई, इंडक्टिव और डिडक्टिव, ठीक है। वैज्ञानिक सोच के लिए आगमन निर्गमन दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह जैसे चलने में दाएं पैर और बाएं पैर की जरूरी होती है। तब से विवाद किंतु अब तक सुलझाया नहीं जा सकता है। फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की मूलभूत बातें।
इसमें क्या है मूलभूत बातें में, ज़्यादा कुछ नहीं, छोटा ही सा है, बस इसको याद रखिए। भविष्य हमेशा अनिश्चित हुआ करता है। यथार्थ बोध से प्रबंधन द्वारा भविष्य के अनेक निर्णय लिए जाते हैं और योजनाएं तैयार की जाती हैं। उसमें प्रबंधन के सही निर्णय लेने से कुछ के मूलभूत संकल्पनाओं और तकनीकों से सहायता प्राप्त होती है। फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन विद दिस रियलाइजेशन द मैनेजमेंट टेक न्यूमरस डिसीजन एंड formulates plan for future. Some fundamental concepts and techniques help the management to take correct decisions. फोर्थ है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अ कर्व डेपिसिटिंग ऑल मैक्सिमम आउटपुट्स। क्या बोल रहा है? मैक्सिमम आउटपुट पॉसिबिलिटीज फॉर 2 और मोर गुड, 2 और 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा। अ सेट ऑफ इनपुट्स आर यूज रिसोर्सेज लेबर द पीपीएफ अज्यूम्स, द पीपीएफ अज्यूम्स, पीपीएफ का मतलब क्या होता है आपका? assume that all inputs are used as efficiency। मैंने क्या बोला? all used as efficiency। पीपीएफ क्या होता है? एक तरह का आपका मॉडल होता है। क्या होता है बच्चों? एक तरह का आपका इसका मॉडल होता है। इस पे सबसे पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, मैंने क्या बोला? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब प्रोडक्ट ए होता है, यहाँ से प्रोडक्ट बी होता है, एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है, ओके। किसी भी चार्ट में ए वस्तु ए, और ये आप मान लो इसको वस्तु ए माना, वस्तु बी माना, ठीक है। वस्तु ए वस्तु बी उत्पादन सक्षम है, ठीक है, किसी भी चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं एफिशिएंसी। इसमें एक टॉपिक होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में आपके पास क्या है? ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये एक्स है, ठीक है। एक पीपीएफ समानांतर दाईं वक्र रूप से दाईं तरफ वक्र रूप लेता है। लेफ्ट को अपन क्या बोलते हैं? बायां। राइट को हम क्या बोलते हैं? दायां। एक पीपीएफ समानांतर दाईं तरफ से वक्र रूप लेता है। एक अर्थ जो पीपीएफ से परिचित है को सक्षम कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वस्तु ज़्यादा को अन्य वस्तु में उत्पादन कम किए बिना उत्पादित करना असंभव होगा। इसके विपरीत यदि अर्थव्यवस्था वक्र नीचे परिचालित हो रही है तो इसे अक्षमता का परिचालित होना कहा जाता है, क्योंकि यह दोनों वस्तुओं में ज़्यादा उत्पादित करने में संसाधनों पूर्ण आवंटित आ सकती है। यह होती है क्षमता। नेक्स्ट है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में एक उदाहरण दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा ही समझिए आप, है ना। इसको थोड़ा समझ के देखिए, समझ में आए, नहीं तो फिर मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूंगा। मक्खन को ए से बी बढ़ाने पर थोड़ी अवसर लागत मिलती है। मैंने क्या बोला? ए से बी बढ़ाया, थोड़ा सा अवसर मिला, पर सी से डी में लागत बहुत मिल गया। सी से डी में डिफरेंस आप ये देख लो, ये डिफरेंस देख लो और ये डिफरेंस देख लो, बहुत ज़्यादा है। जिस पर संसाधन में कोई वृद्धि नहीं होती है तब वस्तु का उत्पादन बढ़ाने दूसरे से घटा उत्पादन प्राप्त होता है, क्योंकि संसाधन पहली की तरफ तथा दूसरे से दूर हस्तांतरित किए जाने चाहिए। वक्र के साथ बिंदु वस्तुओं के बीच ट्रेड ऑफ वर्णित करते हैं। दूसरी वस्तु का उत्पादन में त्याग को अवसर लागत रह जाता है, क्योंकि पहली वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने से दूसरी की कुछ मात्रा में उत्पादित करने के अवसर को होना प्राप्त होता है। अवसर लागत पहली वस्तु से एक से ज़्यादा इकाइयों की छोटी दूसरी वस्तु को संख्या से मापा जाता है। जितना जितना बढ़ता जाएगा वो आपका एक लागत मिलेगी, लेकिन इसमें आपका ज़्यादा हुआ, इसमें आपका कम हुआ, इसमें आपका ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो यही लिखा, एक से ज़्यादा इकाइयों की छोटी दूसरी इकाइयों से संख्या को मापा जाता है। ये होती है अपॉर्चुनिटी अवसर लागत। अगला देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की सीमांतर, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की सीमांतर बढ़ती है जब ए से बी पर लाया जाता है। इस ए से इस बी पर लाया जाएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन सीमांतर बढ़े। किसी दिए गए बिंदु पर उत्पादन संभवतः फ्रंटियर पीपीएफ का स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन की सीमांत एमआरटी कहा जाता है। स्लोप पर उस दर को परिभाषित करता है जिस पर एक वस्तु उत्पादन एवं अन्य उत्पादों को पुनर्निर्देशित किया जा सकता है। उत्पादित के संसाधनों को पुनः आवंटन द्वारा एक वस्तु की सीमांत अवसर लागत भी कहा जाता है, अर्थात यह मार्जिन पर वाई संदर्भों में एक्स अवसर लागत है। यह मापता है कि वस्तु वाई के कितने एक्स और एक इकाई के लिए त्यागा जाता है और इसका विपरीत है। एक पीपीएफ का आकार एक वस्तु के बड़े आउटपुट के साथ बड़ी अवसर पर लागत प्रदर्शित करने के लिए सामान्यतः उद्गम में अवतल के रूप में बनाया गया तथा एमआरटी एक्सोबिट आकार
से बढ़ता है जब पीपीएफ में टॉप बाएं से पीपीएफ के बॉटम दाईं तरफ मूव करते हैं। ओके, हेलो जी, बताइए। हम्म, आ गया ना, ठीक है ठीक है, ओके। हम्म। अच्छा। बहुत बदमाश है। ओके ओके, ठीक है, ओके ओके जी। तो बच्चों ये था आपका यूनिट 1। यूनिट 1 बहुत आसान है, आपको इसको रिवाइज करिएगा एक बार, ठीक है, रिवाइज करिएगा। मैं मिलता हूँ आपको यूनिट 2 में, ठीक है। थैंक्स।